चलो चलो हो गया, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अदिति, अभिलाषा, दिव्यांश, ऋषिका, गुड मॉर्निंग। चलो। ए ये जिंदा है तो रे तुम लोग? क्या मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। ए मेरे को तो, हे भगवान, कैसे लग रहे हैं? हम ब्राइट ब्राइट लग रहे हैं। हाँ कल मेरा बर्थडे था ना, इसलिए हम ब्राइट ब्राइट लग रहे हैं, ठीक है। है, कर लेना दिव्यांश, बेटर रहेगा। सैड लग रहा है, ए तुम लोग अलग बोल रहा है, ये लोग बोल रहा है सैड लग रहे थे, तुम लोग बोल, ये जो बोल रहा है वो अंधा है जो। अरे, अच्छा ठीक है, अरे ठीक है भाई, मेरा चेहरा में ग्लो है, ठीक है चलो। चलो 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 हो गया, स्टार्ट करेंगे ये, ठीक है तो। चलो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है चलो। हेलो क्लास। चलो अपने अपना क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या चल रहा था अपना? AS19 लीजेस, अरे हाँ है ना, लीज का अपना फर्स्ट क्लास हो गया, आज अपना सेकेंड क्लास है, अरे हाँ है ना, चलो बढ़िया। तो अपने क्या बात की थी एक बार देख लेते हैं ना। AS19 क्या था? लीजेस। ए भगवान, ये हैंग हो गया। चलो तो अपने क्या बात की थी देखते हैं ना। अच्छा अपना क्या था? AS19 क्या था? लीजेस, अरे हाँ है ना। अच्छा अपने क्या बात की थी, ये रेंट जैसे होता है वैसे ही लीज होता है, अरे हाँ है ना। लीज क्या होता है? अग्रीमेंट होता है, क्या होता है? अग्रीमेंट। जहां पर एक पार्टी होता है उसका नाम क्या होता है? लेसर, जिसका खुद का एसेट होता है। जैसे अपने बात की थी, अपने बिल्डिंग क्या किए हैं? लीज में लिए हैं, तो ये बिल्डिंग का ओनर जो है उसको क्या बोले थे? लेसर। मतलब बिल्डिंग लीज में लिए, मतलब बिल्डिंग रेंट में लिए हम लोग, तो यहां पर जो ओनर है वो कौन हो गया? लेसर। इसको क्या बोलते थे? लीगल ओनर ऑफ द एसेट। की एसेट किसका नाम पे है? उसका नाम में। कन्वेज टू, कन्वेज टू लेसी। लेसी कौन? मतलब हम लोग। कन्वेज टू मतलब देना, किसको? लेसी को, मतलब हम लोग को। क्या दिया था? राइट टू यूज एन एसेट दिया था। एसेट दे दिया था क्या? नहीं, एसेट को यूज करने का हक दिया था। हाँ है ना। फॉर एन अग्रीड पीरियड ऑफ टाइम, ऐसा तो नहीं बोला था जीवन भर कर लो, नहीं, वो तो कुछ पीरियड था ना, 10 साल, 15 साल, 20 साल, अरे हाँ है ना। अच्छा फ्री में दे दिया था क्या? नहीं, क्या बोले थे? इन रिटर्न फॉर अ पेमेंट, एक बार में पेमेंट ले लिया था, या तो हर महीना कुछ 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 लिया था, दैट इज सीरीज ऑफ पेमेंट। रेंट ही है। अपने बात की थी जो रेंट होता है वही है, इसका नाम क्या है? लीज। फिर अपने बात की थी जो पैसा देता है उसको हम लोग, उसका हम लोग क्या बोलते हैं? जो हम लोग पैसा देते हैं उसको लीज रेंटल्स बोलते हैं, या तो लीज पेमेंट्स बोलते हैं, या तो मिनिमम लीज पेमेंट बोलते हैं। बात हुआ था कि जो हम लोग पैसा देते हैं उसको या तो लीज रेंटल बोलते हैं, लीज पेमेंट बोलते हैं, या तो मिनिमम लीज पेमेंट बोलते हैं। फिर अपने वही एग्जांपल लिए थे कि हम लोग टेकन प्रॉपर्टी ऑन रेंट, तो हम लोग कौन हो गए? लेस्सी। हम लोग कौन हो गए थे? लेस्सी। फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, तो ये 4 ईयर्स क्या कहता है? लीज टर्म। कितना रुपया था? ₹2 लाख पर मंथ। इसको क्या बोलते थे? लीज रेंटल या MLP। MLP मतलब मिनिमम लीज पेमेंट फ्रॉम लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड कौन होता है? लेसर होता है। इतना बात हुआ था अपना। फिर अपने बात किए थे कि लीज टर्म के अंदर दो चीज आता है। समझ लो वो हम लोग को बिल्डिंग दिया है कि 10 साल तक तो रखना ही पड़ेगा तुमको, 10 साल से पहले कैंसिल नहीं कर सकते। प्लस अपने बात किए थे कि अगर हम लोग को वो ऑप्शन दिया है शुरू में ही, शुरू में हम लोग को बोल दिया कि 10 साल तो कैंसिल नहीं कर सकते, बोला लेकिन तुमको पसंद आएगा ना, तुम और 5 साल रख लेना। तुमको अगर पसंद आएगा तो तुम और 5 साल रख लेना। तो हम लोग क्या बोले थे? अगर हम लोग रीजनेबली सर्टेन है कि हाँ हम लोग ये 5 साल भी यूज कर रहे हैं वाले बिल्डिंग को, तब लीज टर्म क्या हो जाएगा? 15 साल। अगर हम लोग रीजनेबली सर्टेन नहीं है, अगर रीजनेबली सर्टेन नहीं है, तब क्या हो जाएगा? 10 साल। इतना बात हुआ था, वही यहां पर लिखा हुआ है। फिर बात हुआ था AS19 सारा अग्रीमेंट पे लगता है, सारा लीज एग्रीमेंट पे लगता है, एक्सेप्ट 3। अपने बात की तो दो ही है, एक इंटेंजिबल एसेट और एक नेचुरल रिसोर्सेस। तो वही है क्या, इसमें नहीं लगता मोशन पिक्चर, फिल्म्स, वीडियो रिकॉर्डिंग, प्लेज, मैन्युस्क्रिप्ट, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ये सब क्या होता है? इंटेंजिबल एसेट। ये सब में हम लोग AS19 नहीं लगता है। फिर अपने बात करते हैं एक्सप्लोर फॉर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, टू यूज लैंड फॉर एक्सप्लोरिंग और यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेस। इतना अपना बात हुआ था, ये बोलो ना, इतना अपना बात हुआ था कि AS19 ये सब चीज में नहीं लगता है। इतना क्लियर है क्या? चलो बढ़िया। अच्छा अब सुनो ना ध्यान से, ये भी हम बता दिए थे लेकिन एक बार हम वापस से रिपीट करेंगे, ठीक है ना। चलो, क्या टाइप्स ऑफ लीजेस, इतना क्लियर है जो भी बात हुआ। लीज क्या होता है उतना डन है क्या? फिर लीज टर्म क्या होता है वो भी डन है, और फिर AS19 किसके ऊपर नहीं लगता वो भी डन है। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। चलो अब देखते हैं ना, जो भी लीज रहेगा ना, जो भी लीज रहेगा, मतलब जब भी हम लोग लीज में लेंगे कुछ, जब भी हम लोग लीज में लेंगे कुछ, तो हम लोग को ना हमेशा दो टाइप ऑफ लीज होता है। कितना टाइप ऑफ लीज होता है? दो। एक होता है फिनेंशियल लीज, एक होता है फिनेंशियल लीज, और एक होता है ऑपरेटिंग लीज, एक होता है ऑपरेटिंग लीज। अच्छा ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है मालूम है क्या? अच्छा हम लोग बिल्डिंग लिए,
बिल्डिंग लिए। अच्छा बिल्डिंग लेने साथ, अच्छा लिए मतलब क्या, रेंट में लिए, लीज में लिए। जैसे ही हम लोग बिल्डिंग लीज में लिए ना, तो हम लोग को ऐसे लगने लग गया कि हम लोग ओनर ही तो है बिल्डिंग के। हम लोग को ऐसे लगने लग गया कि हम लोग ओनर ही तो है बिल्डिंग के। तब क्या मानते हैं उसको, तब उसको मानते हैं फाइनेंशियल लीज। क्या मानते हैं उसको, फाइनेंशियल लीज। लेकिन अगर हम लोग को ऐसा नहीं लगता कि हम लोग ओनर नहीं है, हम लोग ऐसा लगता है हम लोग ओनर नहीं है, तब उसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग लीज। क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग लीज। तो कोई भी चीज हम लोग जब भी लीज में लेंगे ना, तो हम लोग को दोनों में से देखना पड़ेगा कि वो फाइनेंशियल लीज है कि ऑपरेटिंग लीज है। क्या बोले, वो फाइनेंशियल लीज है कि ऑपरेटिंग लीज है। अच्छा सर, हम लोग ओनर है मतलब समझो, अभी हम लोग बात करेंगे, ये जो क्लासिफिकेशन करते हैं ना, फाइनेंशियल लीज है कि ऑपरेटिंग लीज है, ये हम लोग शुरू में करेंगे, बीच में करेंगे कि एंड में करेंगे। शुरू में करेंगे। जिस दिन कोई भी चीज लीज में लिए ना, पहला दिन ही हम लोग को डिसाइड करना है वो फाइनेंशियल लीज है कि ऑपरेटिंग लीज है। क्यों मालूम है क्या, दोनों में अकाउंटिंग अलग होता है। दोनों में अकाउंटिंग अलग होता है कि वो फाइनेंशियल लीज है कि ऑपरेटिंग लीज है। समझ में आया। तो अब ना हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि फाइनेंशियल लीज कब होता है और ऑपरेटिंग लीज कब होता है। बेसिक अगर ऊपर ऊपर से बात करें, बेसिक अगर ऊपर ऊपर से बात करें, तो जब भी हम लोग को लगेगा हम लोग ही मालिक है, अच्छा हम लोग एक्चुअल में मालिक नहीं है, लेकिन हम लोग को लगेगा कि हम लोग ही मालिक है, तब क्या हो जाएगा वो फाइनेंशियल लीज। तब क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल लीज। अदरवाइज क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग लीज। तो इसके लिए ना हम लोग का एएस जो है ना, हम लोग को जो एएस है ना, वो 8 पैरामीटर्स बताया है चेक करने के लिए कि वो फाइनेंशियल लीज है कि ऑपरेटिंग लीज है। अपने क्या बात की है कि अपने को एएस 8 पैरामीटर्स बताया है कि वो हम लोग का फाइनेंशियल लीज है कि ऑपरेटिंग लीज है। अच्छा, अब ये जो 8 पैरामीटर्स है ना, ये 2 पार्ट में बटा हुआ है। कितना पार्ट में, 2 पार्ट में। एक 5 पैरामीटर्स को उठा के अलग फेंक दिया है और बाकी 3 पैरामीटर को उठा के अलग फेंक दिया है। क्या बोले आपने, जो 8 पैरामीटर्स है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक 5 पैरामीटर्स को अलग कर दिया है, बाकी 3 पैरामीटर को अलग कर दिया है। अच्छा अब ना क्या किया है ना, ये जो 5 पैरामीटर्स है ना, ये डिटरमिनिस्टिक है। सर डिटरमिनिस्टिक मतलब, आएंगे आएंगे, एक बार बस वर्ड सुनो। क्या बोले, ये डिटरमिनिस्टिक है। क्या है, डिटरमिनिस्टिक। ये क्या है, सजेस्टिव है। क्या है, सजेस्टिव। डिटरमिनिस्टिक मतलब मालूम है क्या, कि ये डिटरमाइन करके बता देगा डायरेक्ट। मतलब कि ये पांचों कंडीशन में कोई भी कंडीशन फुलफिल हो गया ना, मतलब वो फाइनेंशियल लीज है, बात खत्म। क्या बोले अपने, ये डायरेक्टली डिटरमाइन करके दे देगा तुमको कि 5 कंडीशन दिया हुआ है, अगर कोई भी एक भी कंडीशन मीट हो गया तो ये क्या है, फाइनेंशियल लीज है, बात खत्म। लेकिन ये क्या है मालूम है, सजेस्टिव है। ये क्या है, सजेस्टिव। इसका मतलब ये ना सजेस्ट करता है, ये फाइनल डिसीजन नहीं सुनाता। ये फाइनल डिसीजन सुना देता है, ये फाइनल डिसीजन सुनाता है कि अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है कोई भी कंडीशन, तो वो क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल लीज। लेकिन ये ना तुम लोग को सजेस्ट करता है कि ना ये तीनों कंडीशन भी देख लो एक बार, ये तीनों कंडीशन भी देख लो। तो मतलब सर क्या देखना है, मतलब क्या सर तीनों फुलफिल हो जाएगा तब हो जाएगा क्या, नहीं, तो भी श्योर नहीं है, तो भी श्योर नहीं है। मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब ये पांचों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो गया ना, बात खत्म, वो फाइनेंशियल लीज है। कोई भी एक कंडीशन, कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो गया तो क्या है, फाइनेंशियल लीज है। मतलब वो डायरेक्ट डिटरमाइन कर दे रहा है कि ये फाइनेंशियल लीज है। लेकिन ये तीनों भी अगर तीनों सेटिस्फाई हो गया ना, तो भी हम लोग डिटरमाइन नहीं, मतलब डिटरमाइन करके नहीं बोल सकते, हम लोग खुल के नहीं बोल सकते। समझ में आ रहा है, क्या बोले, ये तीनों कंडीशन भी अगर फुलफिल हो गया ना, तो भी हम लोग को और ज्यादा सोचना पड़ेगा कि ये फाइनेंशियल लीज है या नहीं है। समझ में आया क्या बोले, मतलब ये पांचों कंडीशन में एक भी फुलफिल हो गया तो फाइनेंशियल लीज, और अगर ये तीनों भी फुलफिल हो गया ना, तो भी ये हम लोग को बस सजेस्ट कर रहा है कि एक बार चेक कर लो, हो सकता है ये फाइनेंशियल लीज हो। समझ में आ रहा है क्या, तो इसलिए यहां लिखा हुआ इफ मीट्स एनी वन क्राइटेरिया देन एफएल। एफएल मतलब फाइनेंशियल लीज। इफ मीट्स ऑल क्राइटेरिया देन ऑल्सो नॉट कंक्लूसिव। सारा क्राइटेरिया मीट कर देता है ना, तो भी हम लोग कंक्लूड नहीं कर सकते हैं, हम लोग को अदर चीज देखना ही पड़ेगा। समझ में आया। तो 8 पैरामीटर्स 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक 5 पैरामीटर्स और एक 3 पैरामीटर्स। ठीक है क्या, समझ में आया क्या बोले, समझ में आया। तो अब देखो ना, सबसे पहले अपने देखेंगे ये 5 पैरामीटर्स को। क्या देखेंगे, 5 पैरामीटर्स को। अच्छा डिटरमिनिस्टिक मतलब समझ में आया क्या, क्या ये डिटरमाइन करके दे देता है कि भाई ये सब क्या है, फाइनेंशियल लीज है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो अब सबसे पहला कंडीशन क्या मालूम है, क्या एट द एंड ऑफ द लीज टर्म क्या होगा मालूम है, ऑटोमेटिक ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो जाएगा। ऑटोमेटिक ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो जाएगा। इसका मतलब सर, इसका मतलब मालूम है क्या, हम लोग को ये जो बिल्डिंग मिला है ना, हम लोग को ये जो बिल्डिंग लिए हम लोग लीज में, हम लोग बात किए थे ना पिछले क्लास में, 10 साल के लिए लीज लिए हैं बाबू, 7-8 चलेगा, 7-8 लेक्चर्स है लीज का, 7-8 लेक्चर तक याद रखना, ये बिल्डिंग क्या लिए हम लोग, लीज में लिए हैं, ठीक है ना।
लिए हैं तो हाँ चलो बढ़िया। चलो तो आपने क्या किया मालूम है, ये बिल्डिंग लीज में ली है, ठीक है। अच्छा कितना का लीज था मालूम है क्या? 10 ईयर 10 ईयर्स का। कितना का था? 10 ईयर्स का। अच्छा तो 10 साल तक हम लोग रेंट पेमेंट करेंगे, ये बोलो ना, 10 साल तक हम लोग रेंट पेमेंट करेंगे। अच्छा यहां पर अपना ओनरशिप है क्या? नहीं। अपना ओनरशिप है क्या? नहीं। लेकिन तुम लोग को मालूम है क्या, हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है इसका? हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि 10 साल बाद ना ये बिल्डिंग हम लोग को मिल जाएगा। हाँ लिखा हुआ है कि 10 साल तक तुम बिल्डिंग यूज करो, रेंट पेमेंट करो टाइमली, सब चीज ढंग से किया, तो 10 साल बाद बिल्डिंग मेरा नाम का हो जाएगा। अच्छा तो तुम लोग को लग नहीं रहा क्या, आज हम लोग बस नाम ट्रांसफर नहीं किए हैं, ओनर तो हम लोग ही है। ये लग रहा है क्या तुम लोग को? ये समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ये बोलो ना, क्या हुआ है, आज हम लोग रेंट पे ले लिए हैं, 10 साल हम लोग यूज करेंगे। अच्छा उसके बाद और कोई यूज करेगा क्या? नहीं, हम लोग ही है भाई, हम लोग ओनर बन जाएंगे तब। कैसे, क्या एग्रीमेंट किए हैं? कैसे बोल रही है बच्ची? एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। हाँ, ले तो सकते ही हैं। इस समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ये बोलो ना, समझ में आ रहा है कि आज हम लोग रेंट में ले लिए हैं, 10 साल यूज करेंगे एज अ टीनेंट। अच्छा तुम लोग को लग रहा है क्या मेरा बिल्डिंग है? तुम लोग को लग रहा है क्या मेरा बिल्डिंग है? नहीं लग रहा है, मेरा ही है। क्यों मालूम है क्या? 10 साल बाद तो मेरा ही होना है, और अभी 10 साल हम यूज करेंगे ही। समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहे हैं? तो मालिकाना हक लग रहा है क्या मेरा? हाँ। हम बोले कि बिल्डिंग आज हम लोग रेंट पे ले लिए हैं, अब 10 साल तक हम लोग लीज पेमेंट करेंगे, और 10 साल बाद हम लोग को ओनरशिप मिलना ही है। तो आज जिस दिन हम लीज पे लिए उसी दिन मेरे को मेरा मालिकाना हक लग रहा है। समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहे हैं? आएंगे आएंगे आएंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? एक क्लियर है? तो इसमें मेरा 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 मालिकाना हक लग रहा है ना पहला दिन से ही। तो इसको क्या मानेंगे? फाइनेंशियल लीज। क्या मानेंगे? फाइनेंशियल लीज। सर अब ऐसा कोई क्यों करेगा सर? तुम लोग को लग रहा होगा सर ऐसा कोई क्यों करेगा। अच्छा हायर परचेज जानता है क्या तुम लोग? ओनरशिप शुरू में हो जाता है क्या? नहीं। ये हायर परचेज मतलब क्या, इंस्टॉलमेंट में कुछ परचेज करना, पहला दिन हक, पहला दिन ओनरशिप मिल जाता है क्या? नहीं। हर इंस्टॉलमेंट पे करते हैं तो आखिरी में ओनरशिप मिलता है। ये भी तो वही है, ये भी तो वही है। हाँ, ये समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ये समझ में आ रहा है? ये क्लियर है? यही क्लियर है तो चलो बट यही हायर परचेज पता है तो क्या होता है तुम लोग को? क्या होता है समझ लो, कार हम लोग खरीदे इंस्टॉलमेंट में, तो शुरू में ओनरशिप मिल जाता है क्या? नहीं। अच्छा हर बार हम लोग क्या करते हैं, इंस्टॉलमेंट पे करते हैं पे करते हैं पे करते हैं, लास्ट इंस्टॉलमेंट जिस दिन पे करते हैं उस दिन ओनरशिप मिलता है। हाँ है ना? तो वही तो यहां पर भी हुआ क्या, शुरू दिन में हम लोग को एसेट का पोजीशन मिल गया, एसेट हम लोग को मिल गया, हम लोग हर महीना लीज पेमेंट किए, 10 साल बाद क्या हो गया, वो एसेट हम लोग का हो गया। समझ में आया क्या बोले? ये बोलो ना, इजी, क्लियर क्लियर, डन डन डन, चलो बढ़िया। चलो तो पहला कंडीशन वही है, क्या है पहला कंडीशन? कहां गया रे? क्या हो रही है? क्या था? ऑटोमेटिक ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एट ऑफ द एसेट टू द लेसी। समझ में आया क्या बोले? पहला कंडीशन क्लियर है क्या? ये बोलो ना। हाँ तो ये जो भी पांचों कंडीशन है ना, पांचों कंडीशन में लगेगा कि भाई हम ही मालिक है, हम ही मालिक है, पहला कंडीशन में लगा। अच्छा और दूसरा कंडीशन में क्या? दूसरा कंडीशन में बोल रहा है लेसी, लेसी मतलब हम लोग, हैज द ऑप्शन टू परचेज द एसेट बाय पेइंग स्मॉल अमाउंट एंड इट इज रीजनेबली सर्टेन दैट द ऑप्शन विल बी एक्सरसाइज्ड। हम लोगों को क्या मिला ऑप्शन? अगेन हम लोग को क्या मिला मालूम है क्या? हम लोग को बोला गया है कि भाई एक काम करो, हम लोग को बोला हुआ है एक काम करो, आज तुम लोग लीज में लिया है ना, तो 10 साल तो लीज है ही, कोई दिक्कत नहीं है, 10 साल तो लीज है ही, कोई दिक्कत नहीं है। 10 साल बाद ना कुछ छोटा सा अमाउंट पे करना, छोटा सा अमाउंट पे करना, हम बिल्डिंग तुम्हारा नाम पे ट्रांसफर कर देंगे। ये तो होता है करेक्ट? अरे हाँ है ना? अच्छा अब समझो, ये तो तुम लोग को 10 साल लग रहा है, इसलिए तुम लोग को लग रहा है छोटा सा अमाउंट में क्यों कर देगा कोई। अच्छा बिल्डिंग 100 साल के लिए हम लिए लीज में, अब बिल्डिंग का कुछ लाइफ बचेगा क्या 100 साल बाद? ये समझ में आ रहा है तुम लोग को? बिल्डिंग का कुछ लाइफ बचेगा क्या 100 साल बाद? नहीं ना। तो उसके बाद तो वो बोलेगा भाई जो मिल रहा है सही है। तो ऐसा होता है रियल लाइफ में, क्या होता है कि हम लॉन्ग टर्म के लिए कोई चीज लीज में ले लिए हैं, और फिर एट द एंड वो सोचता है कि यार इसको हम लेंगे, फिर मेरे को स्क्रैप में करना पड़ेगा, मेरा टेंशन बढ़ेगा, एक काम कर छोटा मोटा अमाउंट पे कर और ले जा। तो पूरा एसेट हम लोग के पास ही रहेगा क्या? आज हम लोग लीज में ले लिए हैं और हम लोग पता है यार, हम लोग सर्टेन है कि आखिरी में हम लोग खरीदने वाले, छोटा सा अमाउंट बोल रहे हैं दे देंगे, क्या फर्क पड़ता है? इसमें भी हम लोग को लग रहा है कि आज ही हम लोग मालिक है, आज ही हम लोग मालिक है लग रहा है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा,
फाइनेंशियल लीज क्या हो जाएगा? फाइनेंशियल लीज। समझ में आ रहा है क्या बता रहे हैं? ये बोलो ना, क्लियर है? देखो तो अब थर्ड पॉइंट क्या बोल रहे हैं? लीज टर्म मेजरली कवर्स इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट इवन इफ द टाइटल नॉट ट्रांसफर। समझो बिल्डिंग का लाइफ कितना था मालूम है? बिल्डिंग का लाइफ 100 साल था। कितना था? 100 साल का। 100 ईयर्स का बिल्डिंग का लाइफ था। ठीक है, हम लोग ना 99 ईयर्स के लिए लीज में ले लिए। अच्छा, पूरा एसेट का मजा तो हम लोग ही लिए हैं। अरे हाँ है ना, 100 साल का एसेट है भाई, इसका लाइफ 100 साल है, 99 साल हम लोग के पास पड़ा हुआ है। तो अपने को नहीं लगेगा कि अपना है? ये तुम लोग को लग रहा है क्या हम लोग का है? हाँ, लगना ही चाहिए, लगना ही चाहिए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो थर्ड कंडीशन भी क्या है कि हम लोग का जो लीज टर्म है ना, लीज टर्म, वो मेजरली कवर्स द इकोनॉमिक लाइफ। अच्छा सर, मेजरली कवर्स मतलब कितना परसेंट? देखो क्वेश्चन कभी नहीं बोलता है परसेंटेज वाइज। क्वेश्चन अगर कुछ बोला, समझ लो क्वेश्चन बोला 70 साल यूज किए, समझ लो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन बोला 70 साल यूज किए, ये तो तुम लोग को मेजरली कवर्स नहीं दिख रहा है। अरे लग रहा है क्या मेजरली कवर्स? नहीं। लेकिन क्वेश्चन अगर बोल देगा कि हाँ दिस मेजरली कवर्स, तो हम लोग को मानना पड़ेगा ठीक है भाई, दिस मेजरली कवर्स। हाँ, ज्यादा क्वेश्चन के साथ नौटंकी नहीं करना है। क्वेश्चन जो बोलेगा वो मान लेंगे चुपचाप से, लड़ाई करने मत लग जाना वहां पर। नहीं नहीं नहीं, तुम लोग गलत है भाई, 70 साल तो हम लोग को मजा नहीं आ रहा, 30 साल का गैप बहुत बड़ा होता है। नहीं, देखो मेरे को मालूम है तुम लोग का उम्र ही नहीं हुआ अभी तक 30 साल, लेकिन फिर भी तुम लोग को नहीं लड़ना है। तुम लोग को जो क्वेश्चन जो बोलेगा मान लेना भाई। सर क्वेश्चन साइलेंट है तो, क्वेश्चन साइलेंट तो 80%, मतलब 100 साल का लाइफ है ना, 80% ठोको। कितना आ रहा है? 80 ईयर्स। अगर क्वेश्चन साइलेंट है और बोल दिया कि 100 साल का एसेट का लाइफ है, हम लोग 70 साल के लीज में लिए, अब क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन बताया नहीं कि ये क्या मेजरली कवर्स है या नहीं, तब हम लोग क्या मानेंगे? 80%। तो 80 ईयर्स, तो ये होगा क्या मेजरली कवर्स? नहीं। तो ये फाइनेंशियल लीज हो पाएगा क्या? नहीं। समझ में आया क्या बोले? थर्ड पॉइंट भी इजी है, क्लियर? बोलो ना, चलो बढ़िया, थर्ड पॉइंट भी इजी है। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या मालूम है क्या? जो लीज में लिए ना हम लोग एसेट, वो स्पेशलाइज्ड नेचर का है। क्या है? स्पेशलाइज्ड नेचर, मतलब ना वो ऐसा कुछ मॉडिफिकेशन कर रखा है कि उसको हम लोग ही यूज कर पाएंगे। अगर और किसी को चाहिए ना तो उसको रीमॉडिफाई करवाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल एम्बुलेंस, एक नॉर्मल वैन आता है पता है, तो उसको खरीद के मॉडिफाई करा के एम्बुलेंस बनाया जाता है, पता है तुम लोग को? तो अगर किसी और को वो वैन यूज करना है तो उसको तो पूरा रीमॉडिफाई करना पड़ेगा ना वो एसेट को। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो अगर ऐसा कुछ एसेट हम लोग ले रखे हैं लीज में, जो खाली हम लोग ही यूज कर सकते हैं, वो एक स्पेशलाइज्ड नेचर का है, जो खाली हम लोग ही यूज कर सकते हैं, और अगर और किसी को देगा ना तो उसका तो बहुत ज्यादा खर्चा लग जाएगा। तब वो एसेट हम लोग के पास भी पड़ा रहना है क्या जीवन भर? हाँ। अरे हाँ है ना, तब तो वो एसेट हम लोग के पास ही पड़ा रहना है ना जीवन भर। तो हम लोग को क्या लगेगा? उसमें भी हम लोग का मालिकाना हक लगेगा, हम लोग को लगेगा हाँ हम लोग का ही है भाई। समझ में आया? तो ये भी क्या हो जाता है? फाइनेंशियल लीज। क्या हो जाता है? फाइनेंशियल लीज। अच्छा, इसका एक और एग्जांपल है ट्रैक्टर। बहुत सारा ट्रैक्टर आता है, इसमें अलग अलग मॉडिफिकेशन होता है। तुम लोग नॉर्मल ट्रैक्टर देखा है? तुम लोग नॉर्मल ट्रैक्टर, अच्छा फिर जेसीबी का शुरू का देखा है, वो जैसे उठाता है? तुम लोग कभी नॉर्मल ट्रैक्टर में जेसीबी के आगे का पोर्शन लगा हुआ देखा है? नहीं देखा है क्या? देखा है तो? हाँ देखा है ना। अच्छा फिर ट्रैक्टर जो खेती करता है, तुम लोग देखा है उसमें पीछे में एक ऐसे क्या बोलते हैं, हाँ हाँ, देखा है? तो वो सब सब मॉडिफाई कराया हुआ है। समझ में आ रहा है? तो अगर वैसा कोई मॉडिफाई कराया हुआ ट्रैक्टर लिया है, तो वो भी क्या हो जाएगा? वो भी क्या हो जाएगा? फाइनेंशियल लीज, क्योंकि वो ऐसा स्पेशलाइज्ड नेचर है जो खाली हम लोग ही यूज कर सकते हैं। और कोई अगर यूज करेगा तो क्या करना पड़ेगा? उसको मॉडिफिकेशन कराना पड़ेगा। क्या जेसीबी की खुदाई? अच्छा, अरे ठीक है ठीक है। अच्छा, 4 पॉइंट समझ में आ गया? ये चारों पॉइंट समझ में आया? अच्छा, पहला क्या था कि लास्ट में ऑटोमेटिक ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो जाएगा। दूसरा क्या था? लास्ट में स्मॉल अमाउंट पे करेंगे तो एसेट अपना ही हो जाएगा। तीसरा क्या था? कवर्स मेजर लाइफ, अरे हाँ है ना। और चौथा भी क्या बात हुआ? स्पेशलाइज्ड नेचर। तो देखो ये जो जो मेन पॉइंट है ना, तुम लोग को हम रेड पेन से लिखवा दिए हैं, तो एग्जाम के पहले इतना रीड नहीं करना पड़ेगा, ये ऐसे ऐसे रीड करके आगे बढ़ना। समझ में आया क्या बोले? क्लियर क्लियर क्लियर। लास्ट पॉइंट क्या है मालूम है क्या? लास्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बगल में इंपॉर्टेंट लिख लो, इसके बगल में इंपॉर्टेंट लिख लो ये वाला पॉइंट, क्योंकि अपना जो भी क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन इसी के बेसिस में आएगा। ठीक है, इसको एक बार इंपॉर्टेंट लिख लो, फिर अपने आगे बढ़ेंगे। ठीक है इशिता। चलो
डन डन डन। चलो और देखते हैं क्या बोल रहा है। एट इंसेप्शन, अच्छा इंसेप्शन मतलब क्या, शुरुआत में, ये अपने बात करेंगे ना शुरुआत में क्या हो रहा है मालूम है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, समझो। हम लोग ना समझ लो, फॉर एग्जाम्पल कोई एक एसेट लिए लीज में, क्या लिए हैं, कोई एक एसेट लिए लीज में, कितना साल के लिए मालूम है क्या, 3 इयर्स के लिए। कितना के लिए, 3 इयर्स के लिए। अच्छा हम लोग का लीज पेमेंट कितना है मालूम है क्या, 1 लाख। कितना है, 1 लाख, मतलब एमएलपी, दैट इज मिनिमम लीज पेमेंट। तो ये y0 है आज का डेट। अच्छा y0 आज का डेट होता है, हमेशा बताया हुआ है। y1 क्या होता है, एंड ऑफ ईयर 1। y2 क्या होता है, एंड ऑफ ईयर 2। y3 क्या होता है, एंड ऑफ ईयर 3। समझ लो हम लोग हर साल कितना रुपया पेमेंट करते हैं, 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया और 1 लाख रुपया। कोई दिक्कत परेशानी अभी तक। अच्छा अब क्या होगा मालूम है क्या, हम लोग 3 लाख रुपया पेमेंट किए। अच्छा टोटल 3 साल में हम लोग 3 लाख रुपया पेमेंट किए ना। अच्छा तुम लोग ये चीज सुना होगा कि आज का 1 रुपया और 1 साल बाद का 1 रुपया बराबर होता है क्या, नहीं, अरे नहीं होता है ना। अरे आज का 1 रुपया और 50 साल बाद का 1 रुपया बराबर है क्या, नहीं। अरे तुम लोग सुना होगा पापा मम्मी से कि 1 रुपया में 10 पुचका खाते थे हम लोग, ये सुना है तो। और आज का डेट में 10 रुपया का एक पुचका मिलता है, हाँ है ना। तो देख रहा है क्या, रुपीज का वैल्यू 40 साल पहले क्या था और अभी क्या है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, तो वही। अच्छा आज, एक सेकेंड, आज 10 रुपया में एक पुचका मिलता है, कल को ऐसा हो सकता है कि 10 रुपया तुम लोग लेके जाए तो आधा पुचका काट के दे। अरे ये तो नहीं, ये नहीं सह पाएंगे। अच्छा ठीक, अरे तो या तो हो ही सकता है कि 20 रुपया में एक पुचका दे, हो ही सकता है। अच्छा ये हो सकता है, ठीक, सूखा पापड़ी दे बस 10 रुपया में, हाँ ठीक है, पुचका भी नहीं दे, ठीक है, मतलब समझ रहे हैं ना तुम लोग। तो आज पैसा का ज्यादा इज्जत है कि 10 साल बाद ज्यादा इज्जत रहेगा, आज ज्यादा इज्जत है। अरे आज 10 रुपया में एक पुचका मिल रहा है एटलीस्ट, कल वही 10 रुपया का इज्जत नहीं रहेगा। ये समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, ए, अरे ये क्या हो रहा है, नहीं सर 2 मिलता है 6 रुपीज में। अरे यार एग्जाम्पल है यार, हट। ये समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, तो समझो ना, ये समझो। तो ये जो 3 लाख रुपया पेमेंट किया है, ये 1 साल बाद का 1 लाख रुपया है, ये 2 साल बाद का 1 लाख रुपया है, और ये 3 साल बाद का 1 लाख रुपया। तो टोटल 3 साल में 3 लाख हुआ है। तो इसका आज का वैल्यू भी 3 लाख होगा क्या, बोलो ना, इसका आज का वैल्यू भी 3 लाख होगा क्या, नहीं, नहीं होगा ना। अरे हाँ है ना, आज का 3 लाख रुपया 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद का बराबर होता है क्या, नहीं। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा मालूम है, जो भी हम लोग पेमेंट कर रहे हैं ना, ये 3 लाख रुपया, ये तीनों का हम लोग को क्या करना पड़ेगा मालूम है, आज का वैल्यू निकालना पड़ेगा कि आज का डेट में कितना आएगा। अच्छा 3 लाख तो नहीं आएगा, 3 लाख से ज्यादा आएगा क्या, नहीं, कम आएगा, करेक्ट, कम आएगा। तो मान लेते कितना है, एक बार मान लेते कितना निकाले हम लोग, 2,70,000 निकाले। क्या निकाले, 2,70,000। इसको क्या बोलते हैं मालूम है, ये लीज रेंटल्स है। अरे हाँ है ना, इसको हम लोग खींच के आज का डेट में लेके आए ना कि आज का डेट में इसका वैल्यू क्या है। अरे हाँ है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, आज का डेट मतलब प्रेजेंट वैल्यू। क्या बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल्स। क्या बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल्स। समझो हम लोग कोई एसेट रेंट पे लिए थे, ध्यान से सुनना, बारीकी है ये, यही मेन पार्ट ऑफ द चैप्टर है। ये अभी हम लोग का 4 क्लास चलता रहेगा। फिर क्या बोले हम लोग कि ये तीन जो हम लोग पेमेंट किए 3 लाख रुपया, आज का डेट में इसका वैल्यू क्या है, 2,70,000। अच्छा तुम लोगों को मालूम है कि मार्केट में अगर हम लोग एसेट खरीदने जाएंगे ना, तो 2,80,000 रुपए में एसेट ही मिल जाएगा। समझ रहा है क्या, अगर मार्केट में एसेट खरीदने जाएंगे तो ही 270 में मिल जाएगा। समझ में आ रहा है, हम लोग पेमेंट कितना कर रहे हैं, सॉरी 280 में मिल जाएगा, हम लोग पेमेंट कितना कर रहे हैं, 270। अच्छा मोटा मोटी हम लोग इक्वल अमाउंट पे कर दे रहे हैं कि एसेट खरीदने वाला ही, हाँ है ना। ये समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, मोटा मोटी हम लोग इक्वल अमाउंट पे कर दे रहे हैं ना, कि भाई जितना में एसेट मिलता है उतना ही पे कर दे रहे हैं हम तो सामने वाला को। तो हम लोग क्या मानेंगे, ये हम लोग का ही एसेट है। हम लोग क्या मानेंगे, ये हम लोग का ही एसेट है। क्योंकि समझो कोई गधा तो होगा नहीं कि 280 में मार्केट में मिल रहा है और 270 में वो रेंट में लेगा। समझ में आ रहा है, तो ये ना हिडन एक बात बोल रखा है कि मेजरली कवर्स इकोनॉमिक लाइफ, हाँ है ना, मतलब 3 साल या 3 साल 15 दिन, 3 साल 20 दिन, 3 साल 2 महीना, ऐसा ही कुछ लाइफ होगा। तभी ना ये मोटा मोटी पूरा पैसा देने के लिए रेडी हो गया। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं सर, तो फिर वो मार्केट से क्यों नहीं खरीद लिया, सर फिर वो मार्केट से क्यों नहीं खरीद लिया, क्योंकि आज का डेट में उसके पास 2,70,000 नहीं था, वो एक 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 पेमेंट कर रहा है ना।
समझ में आ रहा है? मतलब आज ही ले चुका, आज ही रेंट पे लिए है ना हम लोग। ये समझ में आ रहा है क्या? तो अगर आज ही हम लोग के पास नहीं था 2,80,000 खरीदने के लिए, तो इसीलिए कोई किसी को बोले खरीद ले और मेरे को रेंट पे दे दे, हम तेरे को हर महीना हर साल रेंट दे देंगे। समझ में आएगा क्यों होता है सब चीज? क्लियर है? क्लियर है? तो अगर ऐसा है, ऐसा है तो हम लोग को क्या लगेगा, ये हम लोग का ही एसेट है, मतलब क्या, फाइनेंशियल लीज ही है। अच्छा आप सर मोटा मोटी इक्वल मतलब बता दीजिए सर। सर मोटा मोटी इक्वल कैसे माने हम लोग? 90% फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट है ना, 2,80,000 फेयर वैल्यू एसेट का 90%। 90% कितना होता है बताओ ना? 2,80,000 का 90% फटाफट। ए कैलकुलेटर, ये लाया है, कैलकुलेटर लाया है? 2,52,000। तो 2,52,000 से ज्यादा अगर हम लोग पे करेंगे तो हम लोग क्या मान लेंगे, मोटा मोटी इक्वल अमाउंट है। समझ में आया क्या बोले? तो और हम लोग क्या मान लेंगे, वो क्या है, फाइनेंशियल लीज है। एक बार वापस हम लोग क्या बोले कि 2,80,000 का एसेट है, तो इसका 90% की मतलब 2,52,000। तो हम लोग का जो प्रेजेंट वैल्यू आया ना, ये जितना पेमेंट कर रहे हैं हम लोग प्रेजेंट वैल्यू, ये 2,52,000 से ज्यादा अगर रहेगा, मतलब 90% ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट से ज्यादा हम लोग पे कर रहे हैं, तो हम लोग मान लेंगे हम लोग पूरा अमाउंट पे कर रहे हैं। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? ये बोलो ना। नहीं, वापस से एक बार वापस से। अच्छा हम लोग का 3,00,000 रुपया का आज का डेट का वैल्यू कितना था, 2,70,000। लेकिन एसेट का फेयर वैल्यू कितना था मार्केट में, 2,80,000। तो अब हम लोग को देखना पड़ेगा ये मोटा मोटी इक्वल है कि नहीं है। तो जो एसेट का वैल्यू है उसका हम लोग 90% करेंगे। 90% से कितना आया, 2,52,000। यहाँ है ना, तो हम लोग को देखना पड़ेगा 2,52,000 से ज्यादा पे कर रहे हैं क्या हम लोग, ज्यादा पे कर रहे हैं क्या? हाँ, हाँ। तो क्या हो जाएगा ये, फिनेंशियल लीज। क्या हो जाएगा ये, फिनेंशियल लीज। ये वाला कंडीशन समझ में आया क्या? अच्छा अभी तक हम लोग डिटेल में नहीं गए हैं, हम तुम लोग को ऊपर ऊपर से समझाए हैं इसको, समझो। लेकिन ऊपर ऊपर से भी समझ में आ गया होगा पूरा। यहाँ है ना, बोलो ना, इतना क्लियर है क्या? इतना क्लियर है पीनू? ठीक है, ऑनलाइन वाले? हाँ, इशिता, दिव्यांश, यस। चलो, इतना डन है क्या, इतना समझ में आया? तो ये पांचों कंडीशन क्लियर है क्या? अच्छा ये पांचों कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है क्या? नहीं, कोई भी एक फुलफिल हो जाएगा ना, पकड़ के कहां ठोक देंगे, फाइनेंशियल लीज में। कहां ठोक देंगे, फाइनेंशियल लीज में। समझ में आया क्या बोले? एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है ना? तो इसको जरूर से जरूर देखना। और चैप्टर का मेन पार्ट यही है। क्यों मालूम है? क्योंकि फाइनेंशियल लीज का अलग अकाउंटिंग होता है, ऑपरेटिंग लीज का अलग अकाउंटिंग होता है। तो अकाउंटिंग करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग को जानना पड़ेगा ना, ये फाइनेंशियल लीज है कि ऑपरेटिंग लीज है। जब तक तुम लोग यही नहीं जानेगा, अकाउंटिंग कर कैसे पाएगा? समझ में आ रहा है क्या हो रहा है बेटा? सब ठीक तो? रिप्लाई रिप्लाई आ रहा है? नहीं आ रहा है, ठीक, चलो बढ़िया। ये समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? क्लियर? अच्छा ये था क्या, डिटर्मिनिस्टिक कंडीशन। अब क्या मालूम है, सजेस्टिव कंडीशन। क्या है, सजेस्टिव। मतलब ये तीनों भी अगर फुलफिल हो गया ना, तो भी हम लोग कंक्लूजन नहीं दे सकते। तो भी हम लोग को फिर लगेगा कि हाँ बात तो सही बोल रहा है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। ठीक है, पूरा पूरा एसेट का वैल्यू में होता है। इशिता, बच्चे का डाउट है सर ये 90% जो होता है वो कैसे होता है? ये पूरा आज का वैल्यू कितना है एसेट का, पूरा एसेट खरीदने जाएंगे तो 2,80,000 है ना, तो इसका 90% किया ना हम लोग। ठीक है, चलो। चलो सजेस्टिव कंडीशन हम लोग को सजेस्ट करता है कि देख लो, ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगा ना, तो भी हम एकदम श्योर शॉट नहीं बोल सकते कि ये फाइनेंशियल लीज है। ये तीनों कंडीशन भी फुलफिल होगा तो तुम लोग को लगेगा कि फाइनेंशियल लीज है तो फाइनेंशियल लीज में ठोक देना, तुम लोग को लगेगा कि नहीं है तो ऑपरेटिंग लीज में ठोक देना। ये हम लोग को खाली सजेस्ट करता है कि ये तीनों कंडीशन फुलफिल होगा ना, तो एक बार तुम लोग भी देख लो, तुम लोग को लग रहा है फाइनेंशियल है तो फाइनेंशियल में डाल दो, नहीं लग रहा है तो ऑपरेटिंग में डाल दो। तो आओ वो तीन कंडीशन देखते हैं। तीन कंडीशन क्या है मालूम है क्या? तीन कंडीशन है। पहला कंडीशन है, द लेसी, इफ द लेसी, लेसी मतलब हम लोग जो लीज में लिए हैं, कैन कंटिन्यू द लीज फॉर अ सेकेंडरी पीरियड एट अ रेंट विच इज सब्सटेंशियली लोअर देन मार्केट रेंट। क्या बोल रहा है, एक सेकेंड, क्या बोल रहा है, इसको मिटाते हैं एक बार। हम लोग को बोल रहा है मालूम है कि हम लोग का ना पहले 10 साल का लीज था। कितना था, 10 साल का लीज था। अच्छा इसको बोलते हैं प्राइमरी पीरियड। क्या बोलते हैं, प्राइमरी पीरियड। अच्छा फिर क्या हुआ मालूम है, लीज टाइम हम लोग बढ़ा दिए, हम लोग बढ़ा के और 5 साल बढ़ा दिए। ठीक है, अच्छा अब ये जो 5 साल में हम लोग रेंट पे करेंगे ना,
ये जो हम लोग 5 साल में रेंट पे करेंगे ना, ये मार्केट रेंट के हिसाब से बहुत कम अमाउंट पे कर रहे हैं, बहुत कम अमाउंट पे कर रहे हैं। समझ में आया क्या बोले? मतलब शुरू का 10 साल तो नॉर्मल था, जैसा चला चला, फिर क्या हुआ, लीज का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ गया, कितना से, 5 साल से, तो इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी पीरियड। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी पीरियड। अब जो सेकेंडरी पीरियड है ना, इसमें हम लोग का जो रेंट है ना वो बहुत कम है, मार्केट रेंट के हिसाब से बहुत कम है। अच्छा, तुम लोग इसमें कंक्लूसिवली कुछ बोल पा रहे हैं क्या कि ये हम लोग का ये सेट है? नहीं। हम लोग को लग रहा है क्या हम लोग का ये सेट है? अच्छा, पिछला 5 कंडीशन में तो हम लोग को लग ही रहा था भाई हम लोग का ये सेट है। अरे हाँ है ना, यहां पर हम लोग श्योर शॉट कुछ बोल पाएंगे क्या हम लोग का सेट है? नहीं। तो इसीलिए डिटर्मिनिस्टिक नहीं है, क्या सजेस्टिव है। बोल रहे अगर ऐसा हो रहा है ना तो एक बार तुम लोग भी चेक कर लो, एक बार तुम लोग भी चेक कर लो। ठीक है, कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। समझ में आया क्या बोले? क्लियर क्लियर। इसीलिए सजेस्टिव है कि हम लोग को कुछ कंक्लूड करके नहीं दे पा रहा ये ऐसे हवा में बोल दिया है कि हाँ देख लेना, हो सकता है हो। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? चलो नेक्स्ट क्या बोला, बोल रहे हैं इफ गेन और लॉस फ्रॉम द फ्लक्चुएशन इन रेसिडुअल वैल्यू अक्रूज टू लेसी। क्या बोल रहे हैं? पहला बात तो रेसिडुअल वैल्यू क्या होता है बताओ? स्क्रैप वैल्यू। अरे मतलब 10 साल हम लोग बिल्डिंग को रखे हैं, 10 साल बाद जो हम लोग बेचेंगे, सॉरी चलो 100 साल का बिल्डिंग है, 100 साल बाद बिल्डिंग को बेचेंगे, कुछ मिलेगा क्या बिल्डिंग से? नहीं। अरे बिल्डिंग तो पूरा खंडर हो जाएगा, वो तो भी स्क्रैप का भाव में बिकेगा। हाँ है ना, ये पता है तो स्क्रैप का भाव में बिकता है मतलब क्या, मतलब बिल्डिंग तोड़ देगा, जो लोहा हुआ निकला लोहा का दाम पे बिक जाएगा, जो ईटा पत्थर निकलेगा जो जितना ठीक रहेगा वो उसका दाम पे बिक जाएगा। हाँ है ना, तो वो जो स्क्रैप वैल्यू है, तो बिल्डिंग किसका है? ओनर का। तो स्क्रैप वैल्यू आखिरी में जो हम लोग रेंट देंगे, हम लोग का काम खत्म है ना, तो आखिरी में जो स्क्रैप वैल्यू से उसको पैसा मिलेगा या नहीं मिले, ये हम लोग का कोई मतलब का काम है क्या? नहीं। किसका मतलब का काम है? ओनर का। तो स्क्रैप वैल्यू बढ़े घटे कुछ भी हो, हम लोगों को लेना देना होता है क्या? नहीं। ये किसको लेना देना होता है इससे? ओनर को। किसको लेना देना होता है? ओनर को। तो वही बोल रहा है कि स्क्रैप वैल्यू का घटना बढ़ना तुम्हारा प्रॉफिट या लॉस को अफेक्ट करता है। ये किसका इफेक्ट करना चाहिए? ओनर का। लेकिन नहीं, बोल रहा है अगर तुम्हारा इफेक्ट करता है, तुम्हारा गेन, अगर स्क्रैप वैल्यू ज्यादा मिलेगा तो तुमको गेन होगा, अगर स्क्रैप वैल्यू कम मिलेगा तो तुम लोग को लॉस होगा। समझ में आ रहा है क्या? तब हम लोग को थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि हाँ हम लोग का मालिक वाला हक है ना, समझ में आ रहा है? तो हम लोग को थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि हम लोग का मालिक वाला हक है। तब भी ये कंक्लूड कर पा रहा है क्या? नहीं, कंक्लूड नहीं कर पा रहा, तभी भी बोल रहा है कि ऐसे में हो सकता है तुम्हारा मालिक वाला हक हो, तुम एक बार चेक कर लो। समझ में आया? बच्ची का डाउट है सर कैसे? समझ लो हम लोग कार लिए हैं लीज में, फॉर एग्जांपल कार लिए हैं लीज में। अच्छा, कार हम लोग ढंग से चलाएंगे तो ज्यादा स्क्रैप वैल्यू मिलेगा, ढंग से नहीं चलाएंगे तो कम स्क्रैप वैल्यू मिलेगा। तो शुरू में एग्रीमेंट में वो लिख दिया है सामने वाला कि भाई ढंग से चलाओ, ढंग से चलाओ, नहीं चलाएगा मेरे को कम स्क्रैप वैल्यू मिलेगा, तो तुम लोग समझना। हो ही सकता है कि नहीं हो सकता है? तब हम लोग को बोल रहे एक बार चेक कर लो, हो सकता है फाइनेंशियल लीज हो। समझ में आया क्या बोले? सेकंड कंडीशन। थर्ड एंड लास्ट कंडीशन क्या है? इफ द लेसी, लेसी मतलब हम लोग, कैन कैंसल द लीज एंड द लेसर्स लॉस एसोसिएटेड विद द कैंसिलेशन आर बोर्न बाय द लेसी। समझो, समझो लीज में कोई भी फायदा नुकसान हो, फायदा नुकसान किसका होता है? ओनर का। हम लोग को क्या है, हम लोग रेंट देंगे, हम लोग निकल जाएंगे, काम खत्म। अरे हाँ है ना, लेकिन लीज का कैंसिल करने के कारण, लीज का कैंसिल करने के कारण लेसर को जो लॉस होगा, लेसर को, हम लोग को नहीं, हम लोग को क्या ही लॉस होगा भाई, हम लोग का रेंट जाना था, नहीं गया, भाड़ में जाए, खत्म, अपने को क्या लेना देना। लेकिन उसके कारण हो सकता है लेसर का कुछ लॉस हो, हम लोग बीच में लीज तोड़ दिए, हो सकता है उसके कारण लेसर का कुछ लॉस हो, तो जो लॉस है ना वो हम लोग को भरना पड़े। अच्छा, प्रॉफिट हो या लॉस हो कौन बियर करता है? मालिक। हम लोग को क्या लेना देना। लेकिन यहां पर वो लॉस हो रहा है तो बोल रहा है हम लोग को लेना देना है। हाँ, तो इसीलिए बोलता है अगर हम लोग को प्रॉफिट या लॉस से लेना देना हो रहा है, तब तो हो सकता है ना हम लोग का मालिकाना हक हो। कंक्लूजन नहीं है, कंक्लूजन नहीं बोला है कि है ही, बोल रहा है हो सकता है हो, तो एक बार चेक कर लेना। समझ में आया? अच्छा, ये तीनों कंडीशन कोई भी श्योर शॉट बोल नहीं पा रहा है कि हम लोग हक, हम लोग का हक है कि नहीं है, ये हम लोग को बस सजेस्ट कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सजेस्टिव। क्या बोलते हैं? सजेस्टिव। समझ में आया क्या बोले? ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो 8 पैरामीटर्स है, तो 2 पार्ट में बटा हुआ है, 5 पैरामीटर्स और 3 पैरामीटर्स। पहला 5 क्या बोलता है? कोई भी एक सेटिस्फाई हुआ तो फाइनेंशियल लीज। सजेस्टिव क्या बोलता है? भाई तीनों भी सेटिस्फाई हो जाएगा ना, तो भी हम पूरा एकदम श्योर शॉट नहीं बोल सकते, तो भी तुम लोग देख लो,
तुम लोग को लग रहा है तो ठोक दो, नहीं लग रहा है तो मत ठोकना। समझ में आया क्या बोल रहे, समझ में आया, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, इतना क्लियर है क्या? इतना क्लियर है तो अपना, इतना क्लियर है तो अपने को इतना समझ में आ गया अभी तक कि लीज क्या होता है। बेसिक रेंट एग्रीमेंट को लीज बोलते हैं और वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक फाइनेंशियल लीज और एक ऑपरेटिंग लीज। फाइनेंशियल लीज मतलब हम लोग का ही एसेट है, हम लोग को लगेगा। ये देखो ना बिल्डिंग, देखो देखो रे, तुम लोग देख रहा है क्या कितना खूबसूरत बिल्डिंग है? नहीं देख रहा है? हाँ, देख रहा है, देख। तुम लोग को लग रहा है क्या मेरा है? तुम लोग को लग रहा है क्या मेरा है? अरे किसको लग रहा है मेरा है? लग रहा है, लग रहा है, हाँ तो फाइनेंशियल लीज है तुम लोग के लिए, ठीक है ना? अरे किसको लग रहा है कि मेरा नहीं है, हाँ तो तुम लोग उसको ऑपरेटिंग लीज में डालेगा। समझ में आया क्या बोले? एक क्लियर है क्या? समझ में आ गया क्या बोले? क्लियर, क्लियर। फाइनेंशियल लीज मतलब क्या? मेरा हक है। रिस्क एंड रिवार्ड किसका है? मेरा ही है। रिस्क एंड रिवार्ड मेरा नहीं है तो क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग लीज। समझ में आया? इतना डन है क्या? इतना डन है, इतना क्लियर है। अच्छा, बहुत बार क्या होता है ना, हम लोग को ये क्लासिफिकेशन कब करना होता है? शुरू में करना होता है अपने बात के लिए, जिस दिन लीज में लिए उसी दिन क्लासिफिकेशन करना है ना। तो अगर हम लोग इनिशियली क्लासिफिकेशन कर लिए, उसके बाद आफ्टर इनिशियल क्लासिफिकेशन, उसके बाद अगर कोई सब्सिक्वेंट चेंज हुआ है टर्म्स में, अग्रीमेंट चेंज होता ही है बीच में बहुत बार, यहां है ना, बीच में बहुत बार एग्रीमेंट चेंज होता है। अदर देन बाय रिन्यूअल ऑफ लीज, रिन्यूअल हुआ है तो नहीं भाई, लीज एग्रीमेंट 10 साल का था, खत्म हो गया, उसके बाद हम वापस 10 साल का कर रहे हैं, उसका बात नहीं हो रहा है। बीच में चेंजेस का बात हो रहा है। मतलब 10 साल का एग्रीमेंट था, 4 साल बाद मेरे को लगा मेरे को कुछ चेंजेस करना है तो हम चेंज करा रहे हैं, उसका बात हो रहा है। तब क्या होगा? दैट वुड रिजल्ट इन डिफरेंट क्लासिफिकेशन। मतलब जब समझो पहला एग्रीमेंट हुआ था ना 10 साल का, ए क्या हो गया? ए रुको रुको, चलो अपने क्या बात कर रहे थे, सुनो सुनो ध्यान से। अपने क्या बात कर रहे थे? केस वन है कि अपना 10 साल का अग्रीमेंट था, ठीक है? तो एक तो हो सकता है 10 साल का एग्रीमेंट खत्म हो गया फिर रिन्यू किए, रिन्यूअल का बात नहीं हो रहा है। सेम एग्रीमेंट में अगर 4 साल बाद हम लोग को लगा कुछ चेंजेस करना है और हम लोग कुछ चेंजेस कर दिए। अच्छा, पहले हम लोग क्या मान रहे थे मालूम है? फाइनेंशियल लीज। क्या मान रहे थे? फाइनेंशियल लीज। अब चेंज हुआ ना यहाँ पर टर्म्स, तो उसके वजह से वो ऑपरेटिंग लीज बन गया। हो ही सकता है, अरे हो ही सकता है ना। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे मालूम है? इसको छेड़ेंगे क्या पहले वाला जो हो रखा है? नहीं, इसको नहीं छेड़ेंगे, जो हो रखा था हो गया। अब क्या करेंगे मालूम है? जो चेंजेस हुआ है ना, हम लोग मान लेंगे वो फ्रेश एग्रीमेंट है। जो ये चल रहा है भाड़ में जाए, इसको नहीं छेड़ेंगे कुछ भी। हम लोग मान लेंगे जो अभी रिवाइज टर्म्स हुआ है ना वो फ्रेश एग्रीमेंट है और उसको फ्रेश लीज के जैसे रिकॉर्ड कर देंगे। समझ में आया क्या बोले? ये वो ना सिंपल सा बात कि जो अगर मॉडिफिकेशन हुआ है तो उसको छेड़ा छोड़ी मत करो पुराना वाला को, उसको नया एग्रीमेंट जैसे मान लो और ट्रीट कर दो। तो वही लिखा हुआ है, दैट वुड रिजल्ट इन डिफरेंट क्लासिफिकेशन। अगर कुछ चेंजेस हुआ है उसके कारण डिफरेंट क्लासिफिकेशन होता है, देन रिवाइज्ड एग्रीमेंट इज कंसिडर्ड एज न्यू अग्रीमेंट ओवर इट्स रिवाइज्ड टर्म, मतलब बाकी का बचा हुआ टर्म। अरे हाँ है ना, समझ में आया क्या बोले? अच्छा, अब दो कंडीशन बताया हुआ है जो रिवाइज्ड नहीं मानता, मतलब फॉलोइंग डज नॉट गिव राइज टू न्यू क्लासिफिकेशन। अगर ये दो चीज में चेंजेस हुआ है ना, इसकी वजह से क्लासिफिकेशन चेंज नहीं कर सकते। मतलब पहले फाइनेंशियल लीज माना है, ये दो चीज हुआ है, तब तुम लोग ऑपरेटिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकता। या तो ऑपरेटिंग माना है, ये दो चीज में चेंजेस की वजह से फाइनेंशियल नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? अच्छा, वो दो चीज क्या है? चेंज इन एस्टिमेशन। समझो, पहले तुम लोग बोला था, सोचा था कि एसेट का यूजफुल लाइफ कितना है? 10 साल, और 9 साल तुम लोग यूज कर रहा था, तो क्या हो गया? फाइनेंशियल लीज। अच्छा, बाद में ना तुम लोग बचा कि नहीं यार, इकोनॉमिक लाइफ 10 साल नहीं हो गया, 20 साल है, तो ये इकोनॉमिक लाइफ चेंज हो गया, इसके वजह से ये ऑपरेटिंग लीज बन रहा है ना, इसको नहीं मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे, ऐसा चेंज को नहीं मानेंगे, जो था वही रहेगा। समझ में आ रहा है? तुम लोग एस्टिमेट चेंज किया, तुम लोग अनुमान लगा रखा था एस्टिमेशन लाइफ का, तुम लोग एस्टिमेट चेंज किया, उसके कारण क्या हुआ? क्लासिफिकेशन चेंज हुआ, नहीं मानेंगे। या तो स्क्रैप वैल्यू चेंज किया, उसके वजह से एस्टिमेशन चेंज हुआ, नहीं मानेंगे। समझ में आया क्या बोले? क्लियर, क्लियर, क्लियर। या तो चेंज इन सर्कमस्टेंसेस, कोई कोई सर्कमस्टेंसेस आएगा, हम लोग बात करेंगे उसके बारे में बाद में, कोई का सर्कमस्टेंसेस आ जाएगा, उसके कारण अगर चेंज होगा तो भी हम लोग नहीं मानेंगे चेंज है। समझ में आया क्या बोले? तो दो चीज वैसे नहीं मानते, चेंज इन एस्टिमेट और चेंज इन सर्कमस्टेंसेस। समझ में आया क्या बात हुआ? इतना क्लियर है क्या? तो इतना ना अपना पूरा थ्योरेटिकल पार्ट था अभी तक चैप्टर का। इतना अगर नहीं समझते तो आगे अकाउंटिंग भी नहीं कर पाते। इतना क्लियर है क्या? बोलो ना। बेसिकली अपने इतना ही बात की कि या तो फाइनेंशियल लीज होगा या तो ऑपरेटिंग लीज होगा। अच्छा, अब स्विच भी हो सकता है बीच में,
लेकिन दो चीज की वजह से अगर स्विच हुआ तो नहीं मानेंगे। पहला क्या, चेंज इन एस्टिमेशन, दूसरा चेंज इन सर्कमस्टेंसेस। इतना क्लियर है क्या? बोलो ना ऑनलाइन वाले, फटाफट बोलो। इतना क्लियर है तभी अपने आगे बढ़ेंगे। ऑल क्लियर, इशिता, अदिति, दिव्यांश, अद्रिजा, चलो बढ़िया। चलो इतना क्लियर है तो जितना आपने लिखे तो उतना बात कर लिए हैं। हाँ है ना? अच्छा इसके लिए कितना पेज छोड़ना है बता दो ना, पिछला क्लास में जो नहीं आया था उसको बोल देंगे ताकि वो लोग अभी लिख पाए। 3.5 पेज छोड़ना है बेटा, 3.5 पेजेस छोड़ दो, फिर अभी जो लिखा रहे हो वो लिखना चालू करो। चलो जितना लिखना था, जितना लिख रहे थे उतना समझ लिए। अब अपने क्या कर रहे हैं, अपने अकाउंटिंग में आएंगे, अभी नया चीज लिखेंगे फिर उसको समझेंगे, ठीक है? चलो चलो पहले लिख लो फिर अपने एक बार में समझेंगे, ठीक है ना? पहले लिख लो, लिखो ना। हेडिंग, अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल लीज। पहले अपने किसके बारे में सीखेंगे? अकाउंटिंग फाइनेंशियल के बारे में सीखेंगे। तुम लोग मालूम है 8 क्लास में 6 क्लास फाइनेंशियल के बारे में सीखेंगे। ऑपरेटिंग ऐसा ऐसे खत्म हो जाएगा। चलो पॉइंट नंबर 1 लिखो। अच्छा दोनों का बुक सीखना पड़ेगा, लेसर और लेस्सी। अरे हाँ है ना? तो पहले किसका बुक सीखनी है मालूम है? लेस्सी का, लेस्सी। हे लस्सी, फिर तुम लोग चालू हो गया, हे भगवान। इन द बुक्स ऑफ लेस्सी। चलो पहले लिख लो फिर एक बार में अपने समझेंगे, ठीक है ना? बिट नंबर ए लिखो। रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट और लाइबिलिटी। लिखो एसेट अकाउंट डेबिट टू लेसर। लाइबिलिटी, लेसर, LESSOR। हाँ लेसर है, लेसर लेसर। क्या हो गया? LESSOR, लेसर। ये ओ नहीं दिख रहा है, ई लग रहा है, रुको रुको। लेसर, हम लोग लेस्सी का बुक्स बना रहे हैं, ठीक है ना? और यहां लेसर लिखे हैं। चलो जैसे लिख रहे लिख लो, समझाएंगे बाकी। लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। चलो फिर लिखो नोट। इतना लिखा, इसको हटाए हम, ऐसे ठीक है? बैलेंस शीट, ये लो इजिकल्स टू लिख लो भाई। खुश, माइनस दिख रहा है बच्ची को, बाप रे। लिखो द अमाउंट ऑफ, ए हो गया, चलो। विल बी लोअर ऑफ
फेयर वैल्यू ब्रैकेट में एफ वी और प्रेजेंट वैल्यू पी वी ऑफ मिनिमम लीज payments from the point of view of lessee. Bit number 2 लिखो. An asset is recorded so depreciation on same will be provided over the lease term. हाँ इशिता. चलो इतना लिख के बताना. प्रोवाइडेड ओवर द लीज टर्म लिखा हुआ है. डन. ठीक है. छापो रे फटाफट. डन. हो गया. आगे बढ़े. जल्दी जल्दी छापो रे. 10 मिनट रुकिए. चलो ये पॉइंट नंबर 2 हो गया. चलो नोट नंबर 3 लिखो. अरे हाँ नोट 1 2 बिट नंबर 3 नोट का. लीज लाइबिलिटी will be treated as loan and interest will also be charged on same. बिट नंबर 4 लिखो. Interest rate used while calculating present value is present value in लिखो. In below order. Point number A, implied rate of interest of lesser. लिखो if above rate is missing, then incremental borrowing rate.
डन। चलो छाप लो, पहले फटाफट छाप लो। छाप लिया? डन डन डन, चलो बढ़िया। चलो इतना डन है अगर, तो एक फ्रेश पेज में आ जाओ। फ्रेश पेज में लिखना आप, फ्रेश पेज में लिखना, हेडिंग लिखो। मिनिमम लीज पेमेंट। मिनिमम लीज पेमेंट्स लिखो। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ लेसी, lessee will return the asset at the end of the lease term। तो लिखो, इधर तरफ लिखो, lessee will retain the asset at the end of lessee, अरे गलती से वो लेस लिख दिए, at the end of the lease term। तो लिखो, he has option to buy the asset and it is reasonably certain that he will exercise the option। ठीक है, इतना लिखो। फिर ये पूरा में लिखाएगा ना, लिखो कैसे लिख रहे, पेमेंट ओवर द लीज टर्म that the lessee is or can be रुको रुको, can be required to make, excluding contingent rent, cost of services and taxes to be paid by and reimbursed to the lesser। ठीक है, फिर लिखो प्लस, ये प्लस मतलब एडिशन वाला प्लस,
एक सेकंड रुको, इस बेटर लिख देते हम, इससे अच्छा हम बेटर लिख देते, रुको। ऐड ही, ठीक है, ठीक है, चलो। अब अगेन दो अलग पार्ट में लिखना है, हम बता रहे कैसे। एनी रेसिडुअल वैल्यू guaranteed by or on behalf of the lessee। अब लेफ्ट साइड राइट साइड लिखना है। और पेमेंट required to exercise the purchase option। चलो अब लिखो नो, ए क्या हो गया, रुको रुको रुको। अब लिखो नोट, खत्म हो गया ना, डायग्राम खत्म हो गया, अब नोट है। डायग्राम खत्म हो गया है, ठीक है ना। ये इतना ही था, मिनिमम लीज पेमेंट। चलो तो लिखो, नोट है फॉर लेसर everything is same but the fair value can be, सॉरी फेयर वैल्यू नहीं, रेसिडुअल वैल्यू लिखो, ये एफ नहीं आर है। रेसिडुअल वैल्यू कैन बी guaranteed by any third party as well। For lesser everything is same but the residual value can be guaranteed by any third party as well। लिखा, उसी के नीचे कंटिन्यू करना, मेरा जगह नहीं है तो हम पेज शिफ्ट कर रहे हैं, इतना लिख लिया। चलो बढ़िया, नोट का ही पार्ट है ना ये भी। लिखो टोटल रेसिडुअल वैल्यू इज इक्वल्स टू गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू, उसको प्यार से बोलेंगे GRV, प्लस अनगारंटीड, नोट का ही पार्ट है, नोट का ही पार्ट है, UGRV। ठीक है, फिर लिखो कंटिंजेंट रेंट is that portion, is that portion of the lease payment that is not fixed in amount but is based on a factor other than just the passage of time। चलो डन।
डन डन डन। अच्छा छाप लो, पहले छाप लो। च- कहाँ पर? फैक्टर्स अदर देन, फैक्टर अदर देन। ऋषिता डन, चलो बढ़िया। ऋषिका डन। अद्रिजा डन। चलो फटाफट। डन, चलो बढ़िया। चलो इतना छाप लिया। चलो अब ध्यान से सुनना क्या बताएंगे। उसके बाद फिर तुम लोग को लेके चलेंगे क्लास 6 7 में। तुम लोग को कुछ पाप धोना है क्लास 6 7 का। क्लास 6 7 का कुछ पाप धोना है, हम क्या करें। चलो उसके बाद फिर हम लोग वापस आएंगे इसमें, ठीक है ना। चलो अच्छा, फाइनेंशियल लीज में अपने बात ये कि अपना एसेट है। अच्छा असली में अपना है क्या? नहीं, अपने को लगता है कि अपना है। अरे हाँ है ना। तो हम लोग अपना बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे क्या? लीज में ले रखे हैं, एसेट रिकॉर्ड कर देंगे अपना बुक में? नहीं ना। कर देंगे, कर देंगे। अरे हम लोग को लग रहा है ना हम लोग का एसेट है, हाँ। तो तुम लोग को बताया हुआ है, क्या मालूम है क्या? सब्सटेंस ओवर फॉर्म। ए दिमाग का बत्ती जल रहा है क्या? जो जो हायर परचेज पढ़ाया है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, दिमाग का बत्ती जल रहा है क्या था उसमें? कि सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन को ज्यादा इज्जत मिलेगा रादर देन जो पेपर वर्क है। अच्छा पेपर वर्क में एसेट अपना नाम पे क्या? ना 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 ना, पेपर वर्क में क्या है भाई, हम लीज में लिए है। अच्छा लेकिन तुम लोग को लग रहा है कि तुम लोग लीज में लिया है? नहीं, तुम लोग तो ऐसे यूज कर रहे हैं कि तुम लोग का ही है। ये हाँ है ना। तो सब्सटेंस क्या है ट्रांजेक्शन का? कि एसेट तुम लोग का है। तुम लोग को लग रहा था ना बिल्डिंग मेरा है, ये लग रहा था ना, ये जोन सा केस में लग रहा था ना। हाँ तो उस टाइम क्या था, तुम लोग को लग रहा था बिल्डिंग मेरा है। एक्चुअल में मेरा है क्या? नहीं। फॉर्म में क्या लिखा है? भाड़ में जाए फॉर्म। फॉर्म को हम लोग ओवर राइट कर देंगे। क्या चीज ओवर राइट कर देगा? सब्सटेंस। भाड़ में जाए फॉर्म। जब लॉ पढ़ेगा तब तुम लोग लीगल में क्या क्या लिखा है बात करना। अकाउंट्स क्या बोलते हैं? सब्सटेंस ओवर फॉर्म। हम लोग को लग रहा है हम लोग का एसेट है, हम लोग पकड़ के रिकॉर्ड करेंगे एसेट अकाउंट डेबिट, बात खत्म। समझ में आया? तो फाइनेंशियल लीज में, ऑपरेटिंग लीज का बात नहीं हो रहा है। क्या चीज बात हो रहा है? फाइनेंशियल लीज में हम लोग लीज में लिए हैं, हम लोग कौन है? लेसी। तो हम लोग क्या करेंगे? बिल्डिंग को डेबिट कर देंगे हम लोग अपना बुक्स में। क्या हो जाएगा? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। जो भी खरीदे वो अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। एसेट तो डेबिट होगा ना। अच्छा अब पेमेंट करना पड़ेगा ना हम लोग को, तो किसको? लेसर को। हर बार, हर महीना, हर साल कुछ कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? टू लेसर। वो लाइबिलिटी हो जाएगा ना, अपना माथा में बोझा आ जाएगा। यहाँ है ना कि हम लोग को हर साल पेमेंट करना है। यहाँ है ना, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ये एसेट खरीदने का ये एंट्री नहीं है क्या? एसेट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। यहाँ है ना, वही तो लिखे एसेट अकाउंट डेबिट टू लेसर। लेसर क्या है? लाइबिलिटी है। अच्छा एसेट को कहां पर लिखते हैं? बैलेंस शीट में पीपी, वही लिखा हुआ है। और लेसर को कहां लिखेंगे? बैलेंस शीट में नॉन करेंट लाइबिलिटी के अंदर लिखेंगे। अगर लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म बोरिंग। समझ में आया यहां पर क्या लिखा है कि बैलेंस शीट में कहां पर जाएगा? समझ में आया? अच्छा अब यहां पर अमाउंट क्या रिकॉर्ड करें? अमाउंट क्या रिकॉर्ड करें? झमेला है। अरे हाँ है ना, क्यों समझो, क्यों? एसेट अकाउंट डेबिट करे अगर हम लोग, तो हम लोग बात करते क्या 3 लाख रुपए पेमेंट कर रहे हैं। टोटल 1 लाख 1 लाख 1 लाख कितना पेमेंट करे? 3 लाख। लेकिन आज का एसेट का वैल्यू 2,80,000 था ना। तुम लोगों को नहीं लगता 3 लाख रिकॉर्ड कर देंगे तो गलत हो जाएगा कुछ तो? अच्छा 2,80 रिकॉर्ड कर देंगे तो भी कुछ गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो दोनों में से क्या रिकॉर्ड करें? ये हम लोग को AS 19 बताता है कि अमाउंट ऑफ एसेट और अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी जो भी रिकॉर्ड होगा सेम होगा, तभी ना डेबिट क्रेडिट मैच होगा। तो वो क्या होगा मालूम है? या तो फेयर वैल्यू, या तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसी। क्या बोले क्या बोले क्या बोले? फेयर वैल्यू तो अपने को पता है 2,80,000 था एसेट का, याद है क्या तुम लोग को? अच्छा और एक क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट। याद है क्या क्या था? 2,70,000 करेक्ट। अरे जो 1 लाख 1 लाख 1 लाख पेमेंट कर रहे थे हम लोग आज का डेट में खींच के लेके आ रहे थे ना, तो कितना आ रहा था? 2,70,000। तो इसमें से क्या दोनों जो लोअर है ना, दोनों में से जो लोअर है उसको रिकॉर्ड कर दो बोलता है। तो 2,70,000 लोअर है तो क्या रिकॉर्ड कर देंगे? 2,70,000। समझ में आया? वही बोला क्या रिकॉर्ड करना है? द अमाउंट ऑफ एसेट और लाइबिलिटी विल बी लोअर ऑफ क्या? या तो फेयर वैल्यू या तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP। MLP मतलब रेंट पेमेंट।
अरे हाँ है ना। अच्छा रेंट पेमेंट किसका पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे मालूम है क्या? लेस्सी का पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। किसका पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे? लेस्सी का। समझ में आया? ये बोलो ना, इतना क्लियर है क्या बेटा? सब ठीक तो? चलो बढ़िया, इतना क्लियर है। तो अब एज तुम लोग बचपन में प्रेजेंट वैल्यू निकालना सीखा नहीं है, तो अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा? पहले तुम लोगों को प्रेजेंट वैल्यू निकालना सिखाना पड़ेगा। सीखा है? पूछेंगे अभी, ठीक है ना? सीखे हैं तो? नहीं 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 सीखे हैं, ठीक, चलो बढ़िया। चलो अच्छा, अगर जो हायर परचेस पढ़ा है तो वो थोड़ा थोड़ा सीख के आया है, हम उसको सिखा चुके हैं ऑलरेडी। जो नहीं पढ़ा है वो नहीं सीख के आया है, और जो सीख के आया है मेरे को इतना अच्छा से पता है तुम लोगों को कितना याद होगा। मेरे को मालूम है तुम लोगों को कितना याद होगा, तो हम फ्रेश वापस से चालू करने वाले हैं, कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है क्या? चलो तो मेरे को एक दो चीज बताना, क्लास 5 6 का पूछेंगे भाई, प्लीज बता देना। रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट, ठीक है ना? ये बता देंगे तो? यही बताएंगे तो? हाँ हाँ चलो बढ़िया। अच्छा अच्छा, फ्रैक्शन क्या होता है पता है क्या? पता है ना? चलो बढ़िया। तो 10% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 10/100, ठीक है चलो बढ़िया। क्या हो जाएगा? ऐसे ही कंफ्यूज कर रहे थे। क्या हो जाएगा 10/100? क्या हो जाएगा? 0.1। ए ठीक ठीक। क्या 0.1? यही तो होता है। 20% का क्या होता है? डिवाइड बाय 100 क्या हो जाएगा? 0.2। कोई दिक्कत परेशानी? अच्छा 50% का क्या हो जाएगा? 50 डिवाइड बाय 100 क्या हो जाएगा? 0.5। अच्छा 6% का क्या हो जाएगा? 0.06, ठीक है चलो बढ़िया। क्या हो जाएगा? 0.06। अच्छा अब हड़बड़ी में बच्चा लोग क्या करता है, एग्जाम में 0.6 लिख के आ जाता है। हाँ हाँ, तो इतना भयंकर चमत्कार हो जाएगा सर, स्टेप नंबर तो मिलेगा, पहला स्टेप गलत है, घंटा का स्टेप नंबर मिलेगा। ये समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो फर्स्ट स्टेप गलती हो गया तो उसके बाद स्टेप मार्किंग एक्सपेक्ट मत करना, ठीक है ना? चलो बढ़िया। चलो तो अच्छा 100% कितना होता है? कितना होता है? 1 होता है, ठीक है चलो बढ़िया। क्या हो जाता है? 1। इतना क्लियर है? इतना आता है ना तुम लोग को? चलो बढ़िया। अच्छा फैक्टर क्या होता है? अच्छा 10% का फैक्टर क्या हो जाएगा? सर ये तो याद नहीं है सर, फैक्टर क्या होता था सर? फ्रैक्शन याद था, बता दिए। फैक्टर क्या होगा? 10% का फैक्टर क्या होगा? हाँ कर क्या है हायर परचेस, फिर भी तो नहीं बता पा रहे हैं। अरे 10/100 +1 कर देते हैं फैक्टर में, तो ये क्या हो जाएगा? 0.1 +1, तो क्या हो जाएगा? 1.1। ये समझ में आया? अच्छा 20% का फैक्टर क्या हो जाएगा? 20/100 +1, तो क्या हो जाएगा? 1.2। हाँ है ना? यही सब ठीक तो? चलो 50% का क्या हो जाएगा? 50/100 +1 क्या हो जाएगा? 1.5, ठीक है तो? चलो नेक्स्ट। 6% का क्या हो जाएगा? 6/100 +1, 1.06। कोई दिक्कत परेशानी नहीं? अब 100% का क्या हो जाएगा? 100/100 +1 दैट इज 2। कोई दिक्कत परेशानी अभी तक नहीं? ठीक है। तो अब हम लोग सीखेंगे कि फ्रैक्शन का यूज कहां पर आता है और फैक्टर का यूज कहां पर आता है। आराम से थोड़ा सा, चलो ठीक है। चलो एग्जाम्पल लेते हैं, उसे समझते हैं। अच्छा इन्वेस्टमेंट कितना है मालूम है क्या अपना? 1000। कितना है? 1000। अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है मालूम है क्या? 12%। कितना है? 12%। अच्छा टाइम पीरियड कितना है मालूम है क्या? 1 ईयर। कितना है? 1 ईयर। अच्छा इंटरेस्ट कितना आएगा, निकाल पाएगा तुम लोग? हाँ कैसे किया? 1000 इंटू 12%, 120। हाँ है ना? अच्छा एक और तरीका मालूम है क्या? इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, कितना हो जाएगा? 0.12। हाँ है ना? अब क्या कर लो? 1000 इंटू 0.12 कितना आ रहा है? एक ही बात है क्या? समझ में आया? अच्छा यही अगर तुम लोग इसको फ्रैक्शन बनाया, इसको अगर फैक्टर बना लेगा, फैक्टर 1.12 आएगा क्या? अब क्या हो जाएगा? 1000 इंटू 1.12 किया तो कितना आ जाएगा? 1120। हाँ है ना? अच्छा इसे क्या समझ में आता है कि अगर फ्रैक्शन से इंटू करते हैं तो हम लोग को इंटरेस्ट मिलता है, अगर फैक्टर से इंटरेस्ट इंटू करते हैं तो हम लोग को अमाउंट मिलता है। अमाउंट मतलब क्या? एक साल बाद कितना रुपया मिलेगा? 1000 रुपया जो इन्वेस्ट किया हो तो मिलेगा ही, प्लस इंटरेस्ट मिलेगा।
समझ में आया? तो जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको अगर हम लोग इंटरेस्ट से सॉरी फ्रैक्शन से इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। फैक्टर से इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा? अमाउंट। कोई दिक्कत परेशानी अभी तक? इसको छापो, इसको छापो, मजाक नहीं कर रहे हैं, छापो, फटाफट छापो, फिर आगे बढ़ेंगे। तुम लोग को पता होना चाहिए कि तुमने क्लास में क्या क्या पढ़ा है। जब बैठेगा ना 3 महीना 4 महीना बाद पढ़ने हैं, तो तुम लोग को पता होना चाहिए। तब तुम लोग को पता चलेगा कि सर क्या क्या पढ़ाए हैं हम लोग को। लिखो बैठ के। ये तुम लोग टेंशन मत लो, मेरे को मालूम है तुम लोग बचपन से बहुत पाप किया है पढ़ाई के रिलेशन में, वो हम क्लियर करा देंगे सब चीज। बाकी जो उल्टा सीधा किया सब मेरे को नहीं पता। क्यों सर, बाकी का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। बेटा मेरा उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है पढ़ाई तक का। पढ़ाई तक का फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा, टेंशन नहीं लेना। इतना लिखा? यहाँ पर लिख लो फ्रैक्शन, फिर लिख लो फैक्टर। इसको मत लिखो। छाप लिए? हो गया, डन डन डन। हे फटाफट करो रे। डन। अद्रिजा कृतिका के पहले क्या लिखा है? 0.12 के पहले क्या लिखा है? 1000 बेटा, 1000। ये दैट इज आई डॉट ई डॉट। ठीक है, सबका डन हो गया। अब सबका मैसेज आ गया, हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, डन डन डन, चलो। जब एक और एग्जांपल लिखो ना। इन्वेस्टमेंट लिखो 1000। कैलकुलेटर निकालो फटाफट, कैलकुलेट करके बताना मेरे को। रेट ऑफ रिटर्न 12% पर एनम, टाइम पीरियड ऑफ 5 years। चलो हम जो जो पूछेंगे फटाफट बताना, ठीक है ना? अच्छा, आज y0 है और y5 है। अच्छा, बीच में क्या आएगा? y1, y2, y3, y4, फिर y5, हाँ है ना? अच्छा, आज कितना इन्वेस्ट किए हैं? 1000। अच्छा, कितना परसेंट रिटर्न मिलेगा? 12%। इंटरेस्ट अमाउंट कितना हो जाएगा? 120। तो एक साल बाद कितना मिलना चाहिए? 1120, हाँ है ना? कोई दिक्कत? अच्छा, अब 1120 में 12% लगेगा? हाँ है ना? अच्छा, तो 1120 का 12% कितना होता है, कोई बताएगा क्या फटाफट? 184.134 पॉइंट। तो एट द एंड ऑफ ईयर 2 कितना मिलना चाहिए?
दोनों को प्लस करो। अरे ये और ये प्लस होगा ना, ये और ये 12.4। अच्छा फिर तीसरा साल फिर 12% ठोकेंगे 150.5। तो एट द एंड ऑफ ईयर 3 कितना मिलेगा? 1405। पॉइंट कुछ नहीं आ रहा है। अच्छा राउंड ऑफ कर दिया, ठीक। अच्छा फिर क्या ठोकेंगे? फिर सेकंड, फिर क्या 12% फिर ठोकेंगे, कितना आएगा? कितना आएगा इंटरेस्ट बताओ रे? 168.6। तो एट द एंड ऑफ ईयर 4 कितना मिलेगा? 73.6। लास्ट साल फिर 12% ठोकेंगे 188.8। एट द एंड कितना मिलेगा? 1762। रुको, 1762.4। चलो ऐसा कुछ होगा क्या? हाँ है ना। क्या हुआ, हम लोग ईयर 1 से ईयर 2 गए तो हम लोग को कुछ पैसा एक्स्ट्रा मिला। ईयर 2 से ईयर 3 गए तो कुछ एक्स्ट्रा मिला। ईयर 3 से ईयर 4 आए तो 12% फिर मिला, फिर 12%, और फिर आखिरी में फिर 12%। काम खत्म, हाँ या ना? ये बोलो ना। अच्छा इतना नौटंकी की हम लोग इसको डायरेक्ट निकाल सकते थे, मालूम है कैसे? हाँ सुनो, क्या ये 1000 है? 1000 में अगर हम लोग क्या बात कहते हैं, क्या इंटू करेंगे तो अमाउंट मिलेगा? फैक्टर की फ्रैक्शन? फ्रैक्शन फैक्टर। इसका फैक्टर क्या हो जाएगा? 12/100 प्लस 1 दैट इज 1.12। अच्छा इसमें 1.12 इंटू करो ना, क्या 1200 आ रहा है क्या? 1200 आ रहा है। अच्छा फिर 1.12 इंटू करो, 1254.4 आ रहा है। ये सब कर रहे हैं तो फिर से 1.12 इंटू करो, 1405 पॉइंट समथिंग आ रहा है। अरे राउंड ऑफ किया हुआ इसलिए पॉइंट का थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। अच्छा फिर से इंटू करो 1.12, क्या आ रहा है? 1573.6 आ रहा है। ये हाँ है ना? फिर से इंटू करो 1.12। आ रहा है क्या सबका सब चीज सेम? समझ में आ रहा है कि ये क्या? फैक्टर को इंटू करते गए अमाउंट आते गया। एक बार फैक्टर को इंटू किया तो एक साल बाद का मिल गया, 2 बार फैक्टर इंटू किए तो 2 साल बाद का मिल गया। अरे हाँ है ना? 3 बार किए 3 साल बाद, 4 बार किए 4 साल बाद, 5 बार किए 5 साल बाद। ऐसा ही कुछ किए क्या हम लोग? बोलो ना, ये बोलो ना। किसी को कोई दिक्कत अभी तक? अभी तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रहे? आ रहे तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? मैं बताओ ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1000 इंटू 1.12 टू द पावर 5। हाँ है ना? क्या क्या ये वो छोड़, ठीक है क्या? 1.12 टू द पावर 5 लिख सकते हैं क्या? ये बोलो ना, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं? अच्छा इसको हम लोग ऐसे ही लिखे हैं क्या? 12/100 प्लस 1, सेम चीज है क्या? ये हाँ है ना? अच्छा ये सब करने से अमाउंट निकला है क्या? ये करने से अमाउंट निकला है क्या 5 साल बाद का? अरे तुम लोग को अगर याद है तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यही तो था, याद है क्या? रट क्या आया था तुम लोग? कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ये समझ में आया क्या बोल रहे हैं? तो इतना फॉर्मूला लगाने का जरूरत ही नहीं है, भाड़ में जाए सब चीज। क्या करना, फैक्टर निकालना, फैक्टर से इंटू कर देना, बात खत्म। फैक्टर निकालना, फैक्टर से इंटू कर देना, बात खत्म। समझ में आया क्या बोले? समझ में आया क्या बोले? अच्छा अब ये जो अमाउंट है ये फ्यूचर में मिलता है क्या? इसको फ्यूचर वैल्यू लिख सकते हैं क्या? प्रिंसिपल आज इन्वेस्ट करते हैं, इसको प्रेजेंट वैल्यू लिख सकते हैं क्या? इसको ऐसे लिख सकते हैं, बाकी को ऐसे कैसे? कोई दिक्कत है? बोलो ना, किसी को कोई दिक्कत अभी तक नहीं? सिंपल। अच्छा तो अमाउंट निकालना हम लोग क्या सीखे थे? फ्यूचर वैल्यू निकालना। अरे हाँ है ना? तो हम लोग का फ्यूचर वैल्यू कितना आया था इसको करने के बाद? बताएगा क्या? 1762.4। समझ लो, अब हम लोग को प्रेजेंट वैल्यू 1000 नहीं दिया होता, फ्यूचर वैल्यू दिया होता, प्रेजेंट वैल्यू निकाल पाते क्या?
प्रेजेंट वैल्यू निकाल पाते क्या? हाँ, कैसे? फ्यूचर वैल्यू कितना दिया हुआ था? 1762.4। प्रेजेंट वैल्यू दिया नहीं है। इंटरेस्ट 12/100 प्लस 1 to the power 5, 1762.4 इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1.12 to the power 5, फिर प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू 1762.4 इंटू 1/1.12 to the power 5। कोई दिक्कत परेशानी? बोलना, कोई दिक्कत परेशानी अभी तक? एक ही बात है ना, यही मैथ्स लिख के सॉल्व किए हैं बस, इज इक्वल्स टू इधर उधर किए हैं, यहाँ है ना, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। प्रेजेंट वैल्यू निकालना आया, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसी से फ्यूचर वैल्यू निकलता है, उसी से प्रेजेंट वैल्यू निकलता है। तो जितना भी 1-1 लाख रुपए दिया था सबका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे क्या? हाँ, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो प्रेजेंट वैल्यू, अब इसको सॉल्व कैसे करें? देखो क्या आ गया यहाँ पर, देखो ना, 1762 क्या था, 62.4 इंटू 1/1.12 to the power 5। अच्छा, अब तुम लोग कैसे सॉल्व कर रहा होगा इसको हम बताते हैं। तुम लोग 1.12 to the power 5 का पहले वैल्यू निकालेगा कैलकुलेटर में। कैसे निकलता है? 1.12 इंटू इजिकल्स टू करते तो स्क्वायर निकलता है, पता है? तो लिखो लिखो, कैलकुलेटर निकालो, लिखो कैलकुलेटर में, लिखो 1.12 दबाओ इंटू, फिर दबाओ इजिकल्स टू। कैलकुलेटर है क्या? हाँ, देखो कैलकुलेटर में ऊपर में देखो, लेफ्ट साइड में ऊपर में देखो 0 0 पावर आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो ऑन ऑफ दबा के उसको 0 0 करो। कैलकुलेटर में देखो 1.12 दबाया, इंटू करो, फिर एक बार इजिकल्स टू दबाओ। वो क्या निकला है मालूम है? 1.12 पावर का स्क्वायर। एक और बार इजिकल्स टू दबाओ तो क्या निकला मालूम है? 1.12 का क्यूब। एक और बार इजिकल्स टू दबाएगा तो क्या निकला मालूम है क्या? 1.12 पावर का टू द पावर 4। अच्छा, आप देखो यहां पर देखो 5 दिखा रहा है क्या, लेकिन निकला क्या है? 4। तो हमेशा याद रखना कि यहां कैलकुलेटर में ना एक ज्यादा दिखाता है। समझ में आया? अगर कैलकुलेटर में 100 दिखा रहा है मतलब वो क्या है? 1.12 to the power 99 है। समझ में आया? तब तो तुम लोग क्या करेगा, एक और बार दबाएगा तो 1.12 to the power 5 निकलेगा क्या? कितना आ रहा है? तो तुम लोग क्या करेगा, 1762.4 इंटू 1/1.7623 है तो 2, ठीक है, ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ है ना। अच्छा, अब तुम लोग फिर क्या करेगा, डिवाइड करेगा तो 1000 आ जाएगा, 9999 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, राउंड ऑफ करके 1000 आ जाएगा, यहाँ है ना। अच्छा, 1000 ही था क्या अपना प्रेजेंट वैल्यू? हाँ। अच्छा, इतना नौटंकी करेगा, ये डायरेक्ट तुम लोग निकाल सकते हैं कैलकुलेटर में, पता है कैसे? ये डायरेक्ट निकाल सकता है कैसे? अच्छा, पहले इंटू किया था ना, अब क्या करेगा मालूम है? डिवाइड। अच्छा, ये जब खाली 1.12 टू द पावर 5 निकालना है तो इंटू इज टू किया, काम खत्म हो गया। यहाँ है ना, डिवाइड निकालना है तो क्या करेगा मालूम? कैलकुलेटर दबाओ, 1.12 डिवाइड, पहले स्क्वायर करना था ना तो डिवाइड किया था, अब क्या डिवाइड करना है ना, तो डिवाइड इज इक्वल्स टू दबाओ, 1.12 डिवाइड इज इक्वल्स टू कितना आया? 0.8929 आया। ये क्या आया मालूम है क्या? 1 डिवाइड बाय 1.12 आया। एक और बार इज इक्वल्स टू दबाएगा तो क्या आएगा मालूम है? इसका स्क्वायर। एक और बार दबाएगा तो क्यूब, एक और बार दबाएगा तो 4, एक और बार दबाएगा तो 5। कितना आया? 0 पॉइंट, तो 1762.4 इंटू ये पूरा का वैल्यू निकल गया है। अब कितना आ गया? 0.5674। तो अब इंटू कर दो 1762.4, 1000 आ रहा है ना। समझ में आया? तो ये नोटंकी मत करना ऐसे स्टेप, इसको डायरेक्ट हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, इसको डायरेक्ट हम लोग ऐसे लिखेंगे। समझ में आया क्या? हाँ, अब वही आ रहा। अच्छा, अब देखो एक चीज देखो, अब इसमें ना 2 ज्यादा दिखा रहा होगा। इसमें देखो पावर में यहां पर क्या दिखा रहा होगा? 5 है ना, तो पावर में 7 दिखा रहा होगा। तो जब इंटू करेंगे तो पावर में 1 ज्यादा दिखाएगा, जब डिवाइड करेंगे तो पावर में 2 ज्यादा दिखाएगा। समझ में आया क्या बोले? तो यहाँ कैलकुलेटर में लिख लो ना, यहाँ क्या किया तुम लोग, 1.12 डिवाइड 1 2 3 4 5। देखो डिवाइड करेगा तो 5 निकालना है ना, तो 5 पर इसका दबा देना। यहां पर पावर 2 ज्यादा दिखाएगा,
ध्यान रखना, और इनटू करेगा तो पावर एक ज्यादा दिखाएगा। समझ में आया क्या बोले? क्लियर है क्या? इतना क्लियर है क्या? इतना क्लियर है, इसमें किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं? समझ में आया? क्लियर है, क्लियर है। इसको क्या बोलते हैं मालूम है? डिस्काउंटिंग फैक्टर। ये जो निकला है क्या बोलते हैं मालूम है? डिस्काउंटिंग फैक्टर। ये सब कंपाउंड इंटरेस्ट ही है। समझ में आया? डन डन डन। चलो एक दो एग्जांपल लिखो, घर में उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल के आना। कैश इनफ्लो आफ्टर 5 years 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू। कैश इनफ्लो, सीआई क्या है? कैश इनफ्लो आफ्टर 9 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% पर एनम, कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू। बस चलो ये दो का निकाल के आना बहुत है। हाँ हाँ। क्या? हाँ। अरे ये सब नहीं लिखा है ना तुम लोग? अच्छा यहां से लिखना चालू कर लो। लो भाई छाप लो। अच्छा पहले क्वेश्चन लिख लो, पहले क्वेश्चन लिख लो। लो चलो डन। ये लिखा? चलो ये लिखो, अब छापो फटाफट। जल्दी जल्दी छापो, 1 मिनट में ये बंद हो जाएगा। नहीं जेन्युइनली बोल रहे, मजाक नहीं कर रहे हैं। लिखो, पार हो रहा है टाइम, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। हाँ। लिखा ये सब? सीएमए वाला को सेम सेम हायर परचेस में लिखवा रखे हैं, पूरा डिट्टो कॉपी पेस्ट है। लिखवा, लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं। ठीक है चलो। अच्छा यहां पर कैलकुलेटर वाला ये ट्रिक लिख लेना। ठीक है। ये हम एक बार सब चीज दिखा दिए। आप बाई चांस किसी का छूट गया है ना, तो प्लीज घर में रिकॉर्डिंग में देख लेना कि यहाँ टाइम खत्म हो गया। ठीक है, इतना डन है क्या? चलो देखो, एग्जैक्ट। चलो इतना डन है क्या? चलो इतना डन है तो अपने अपना क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है, बाकी कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर। चलो अपने अपना क्लास एंड करते हैं। ठीक है, चलो बाय 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 बाय।